नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, यानी कि वैट नहीं बढ़ेगा। 6 महीने में जीएसटी से जोड़े गए हैं 4 लाख नए व्यापारी। जीएसटी की चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान दिए हैं। बड़े और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाघ संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। योगी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण को लेकर संवेदनशील है। मुझे प्रसन्नता है कि जनपद चित्रकूट के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। शीघ्र ही ये टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आने जा रहा है। वहीं आज मुहर्रम का चांद ना दिखाई देने के चलते कल 30 जुलाई 2022 को जिहिज्जा की 30 तारीख होगी। तो वहीं आपको बता दें कि 31 जुलाई को पहला मुहर्रम होगा। 9 अगस्त 2022 को यौम आशुरा होगा। इस बारे में फरंगी महली क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान करता हूं कि आज 29 जुलाई मुताबिक 29 जिलहिज को लखनऊ या मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद होने की कोई खबर या तस्दीक मौसूल नहीं हुई है। लिहाजा मुहर्रम की पहली तारीख 31 जुलाई 2022 को होगी और यौम आशूरा 9 अगस्त 2022 को होगा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बांके बिहारी जी के शरण में मथुरा पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना करी। इस दौरान शिल्पा भगवान बांके बिहारी जी की भक्ति में रंगी हुई नजर आई। इस दौरान अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ भी उमड़ी रही। तस्वीरें देखिए किस तरीके से शिल्पा शेट्टी बांके बिहारी के जयकारे लगा रही हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहां उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, या पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की कि इतिहास को विस्मृत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के गौरवशाली क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इतिहास की गलतियां भी हमें उसका परिमार्जन करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। हम जब किसी कार्य को करते हैं, आज भी ये व्यवस्था है कि उसकी सोशल इंपैक्ट स्टडी कराते हैं। हम समाज अध्ययन से अपने आप को दूर नहीं करते। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने जो अपना धर्म माना है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ग्राउंड पर दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी में बैठकों और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। आज पार्टी मुख्यालय में सपा के विधायकों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में हारे हुए विधानसभा के विधायकों प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विधायक रविदास मल्होत्रा, पूजा शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने की। आज लखनऊ कार्यालय में हमारी जो बैठक थी, जो 9 विधानसभा लोग जो जीते हारे हैं,
उनके साथ ये समीक्षा बैठक थी, पहला दिन था। और जो महत्वपूर्ण नेता हैं पार्टी के अध्यक्ष महासचिव की ये सदस्य अभियान कैसे चलाएंगे, सबकी राय आई है, सबसे बातचीत हुआ है। हम ब्लॉक वाइज जाएंगे, हम कैंप लगाएंगे, हम घर घर जाएंगे, दरवाजे पे जाएंगे और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में रहेंगे। लखनऊ का जो संगठन है बहुत मजबूत है, भाई राजधानी का संगठन है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ा है। अब की सदस्यता अभियान खुद स्वयं मौके पे जाके किया। वहीं भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस आगाज के साथ में एक नए अंजाम की शुरुआत है। दीप प्रज्वलन के साथ आगाज हुआ कार्यक्रम में बिंदीराम होटल में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद रहे। साथ में डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे और पहुंचने से पहले उन्होंने राम भद्राचार्य, जो कि महान संतों में से एक माने जाते हैं, उनसे मुलाकात भी की है। तो वहीं आपको दूसरी तरफ बताएं कि हाथरस में किसान नेता राकेश टिकैत मुरसान ब्लॉक के गांव करील में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, सरकार धोखा दे रही है। किसान आंदोलन के बाद किसान कमेटी बनाने का वादा हुआ था, लेकिन अभी तक सब कुछ नाटक है। सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई, ये सरकार साफ झूठ बोल रही है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना पर भी हमला बोला है। पंचायत कर रहे हैं, ये जो केंद्रीय मंत्री गांव गांव आ रहे 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे, वे गांव गांव सभा लगा रहे, उनका क्या मकसद है? भाई हमारा मकसद है कि किसान पर तो अत्याचार हो रहा, किसान भाई इकट्ठे रहो, अपनी फसलों की लड़ाई लड़ो। यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद भाजपा अब यूपी में पार्टी का नया मुखिया तलाश रही है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का चिंतन मंथन अभी से तेज हो गया है। बीजेपी यूपी में सारे समीकरणों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है। आखिर किसको मिलने वाली है कमान और क्या है पूरा समीकरण, देखिए। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मिशन 2024 के लक्ष्य को साधते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तर्कश में तीरों को सजाना शुरू कर दिया है। चुनावी लक्ष्य को साधने के लिए नए चेहरों के तीर छोड़े जाने शुरू हो गए हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में हलचल है तो वो है बीजेपी, और अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो भी ज्यादा अहम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी से सियासी समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि केंद्र की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव ने बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है। स्वतंत्र देव फिलहाल योगी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री हैं। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद सरकार के 2 मंत्रियों, केंद्र सरकार के 1 मंत्री और 2 ब्राह्मण चेहरों को देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने में बीएल वर्मा और भूपेंद्र चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सुब्रत पाठक का नाम रेस में शामिल बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण चेहरे को वरीयता दे सकती है, क्योंकि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में केशरीनाथ त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2009 के चुनाव में रमापति राम त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी में बीजेपी का नेतृत्व किया। 2019 में महेंद्र नाथ पांडे ने यूपी में बीजेपी की कमान संभाली। यही वजह है कि इस बार भी 2024 के चुनाव के लिए भाजपा नए अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण चेहरे ही चुन सकती है। वहीं हालिया दिनों में तबादला विवाद को लेकर राज्य मंत्री दिनेश खटीक के लेटर बम जैसे कई मामलों में चर्चा में आए हैं। अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व किस डार्क हॉर्स के जरिए सबको चौंकाती है।
उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। इस विषय को लेकर सरकार और संगठन के बीच गहन मंथन जारी है। इस विस्तृत चर्चा में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार और संगठन के बीच हुई चर्चा के बीच केंद्रीय नेतृत्व को कई नामों की सूची भेज दी गई थी। उसी लिस्ट पर आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन नामों पर चर्चा करेगा। बात जो भी हो, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा रोल माना जाता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने तरकश से पुराना तीर चलाएगी या एक बार फिर कोई नया तीर सजाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड राज्य को पूरी तरीके से ड्रग्स मुक्त बनाने की दिशा में पहल कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी विभागों के साझा तालमेल से एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाए जाने के साथ साथ कुमाऊं गढ़वाल मंडल में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वास्थ्य, आबकारी, पुलिस महकमे की इस काम में अहम भूमिका होने वाली है। मुख्यमंत्री ने आज इस विषय पर अफसरों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तय किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड एक संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे, जल्दी उसका गठन करेंगे। नैनीताल जिले में शरारती तत्वों ने जिलाधिकारी की ओर से 29 जुलाई यानी कि आज स्कूलों की छुट्टी का फर्जी आदेश वायरल कर दिया, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने तत्काल एसएसपी को मुकदमा दर्ज करते हुए शरारती तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी तरह की छुट्टी का आदेश जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एडिट करके जिलाधिकारी के आदेश को वायरल किया गया, जिससे असमंजस की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि कई विद्यालयों में बच्चों को छुट्टी के चलते वापस बैरंग लौटना पड़ा, लेकिन जब मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल एसएसपी को ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पुराना आदेश था, उसमें एडिटिंग करके फिर दोबारा सर्कुलेट किया है। उसमें आप देखेंगे तो डेट हालांकि 29 है, लेकिन दिन जो है उन्होंने शनिवार का चुना है उसमें। तो ये आज तो शुक्रवार है, तो इसलिए उसमें एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट की कि उसमें एफआईआर दर्ज करके तो इसमें कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी जिस व्यक्ति ने ये काम किया है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित किया है, इतने सारे बच्चों को भ्रमित किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की आज से ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरुआत हो गई। खेलों के अर्धकुंभ कहे जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल 283 मेडल इवेंट्स होने वाले हैं, जिनमें 72 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत के भी कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जिससे भारत को मेडल की पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड को भी कॉमनवेल्थ गेम्स से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि राज्य के 5 खिलाड़ी इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में एथलीट के तौर पर नितेंद्र सिंह रावत हैं, बैडमिंटन में लक्ष्य सेन हैं, तैराकी में कुशाग्र रावत, हॉकी में वंदना कटारिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार शामिल किए गए क्रिकेट में हिस्सा ले रही हैं भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य नेहा राणा, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। इन सभी खिलाड़ियों से उत्तराखंड को पदक की पूरी उम्मीद है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या को पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के ये 5 खिलाड़ी देश के बाकी खिलाड़ियों के साथ पदक जीतकर राज्य और देश दोनों का मान बढ़ाएंगे, नाम रोशन करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जितने भी हमारे खिलाड़ी गए हैं, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आप प्रशिक्षित हुए हैं, जिस प्रकार से आपका टैलेंट है, जिस प्रकार से आपने ट्रेनिंग हासिल की है, निश्चित रूप से आपकी उस मेहनत का परिणाम जो है मेडल के रूप में परिवर्तित होगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड और देश जो है गौरवान्वित होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीओसी उत्तराखंड सब एरिया मैनेजर जनरल संजीव खत्री से मुलाकात करी। उन्होंने बताया कि चंपावत में आर्मी कैंटीन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण से चंपावत और उसके आसपास के क्षेत्रों के सेना से जुड़े लोगों और उनके परिजनों को काफी सुविधा मिलने वाली है। आपको बता दें कि चंपावत क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने चंपावत में कैंटीन की बेहतर सुविधा के लिए सीएम धामी से मांग की थी और चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीओसी उत्तराखंड सब एरिया से चंपावत की समस्या के समाधान के लिए बात भी की थी। कर्णप्रयाग रानीखेत नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बारिश के मौसम के कारण पहाड़ों में बढ़ती आफत से आमजन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो पहाड़ी से मलबा आने पर बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग क्षेत्र में बदहाली देखने को मिल रही है। कर्णप्रयाग के पास नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पिंडर नदी में समा जाने से सड़कें बंद हैं। उस दौरान कुछ राहगीरों ने पहाड़ टूटने का ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद उपजिलाधिकारी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा करके जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू ने दस्तक दे दी है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिसके बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। प्रदेश में डेंगू के 2 मरीज मिले, जिनमें से मरीज हल्द्वानी का है और एक राजधानी देहरादून का। इसको लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा कि एक मरीज ठीक हो चुका है और एक का इलाज अभी भी घर पर चल रहा है। इसके साथ ही डीजी हेल्थ ने व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की गई हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता के साथ ही लार्वा मिलने पर उसे नष्ट किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम की टीमों ने भी फॉगिंग के साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी की है। डेंगू को लेकर हमारे यहाँ पूरी तैयारियां हैं। अभी तक केवल 2 केसेस मिले हैं, जो कि घर पर ही ठीक, एक तो घर पर ही ठीक हो गए हैं और एक अभी घर पर ही है और वो उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर उनका घर है उसके आसपास छिड़काव का कार्यक्रम हो चुका है और समय समय पर सीएमओ को हम लोग बैठक करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, समस्त दिशा निर्देश उन तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके आसपास किसी तरह का पानी इकट्ठा हो रहा है या आपके आसपास कुछ पात्र ऐसे रखे हुए हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, तो प्लीज़ अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि डेंगू से बचने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। आसपास सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि जो डेंगू के मच्छर हैं वो साफ पानी में पैदा होते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।